Searching for high quality content? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संभल के शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी की टीम ने नोटिस दिया। बर्क ने बताया कि मुझे धारा 35 क्लॉज 3 के तहत नोटिस मिला है। चूंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मैंने पुलिस को जांच के दौरान पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हो गई थी। हिंसा के मामले में दर्ज मुकदमों में से एक मुकदमे में संभल के सांसद बर्क को भी आरोपी बनाया गया है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले दिल्ली में बिहार से आने वाले एनडीए घटक दलों के नेता आज एक साथ बैठक करेंगे और एकजुटता का संदेश भी देंगे। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल के घर ये बैठक होनी है। बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार से एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। कहा जा रहा है कि आज का डिनर बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, लेकिन इसमें चुनावी चर्चा भी होगी। इस डिनर में बिहार से एनडीए के सभी सांसद रहेंगे। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले आज सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विधेयक की बारीकियों के बारे में समझाएंगे। दरअसल सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के तहत आज पटना में और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस विधेयक के खिलाफ विरोध की निंदा की है। उनका तर्क है कि संसद में चर्चा के बाद विधेयक पारित होगा, जो कि देश के हित में होगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 और विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा की ओर से किए गए संशोधनों पर विचार भी किया जाएगा। वहीं विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्री उच्च सदन में विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में आज त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। लोकसभा में आज साल 2024-25 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दूसरे प्रतिवेदन और रेल मंत्रालय संबंधी स्थायी के लिए प्रतिवेदन के बारे में मंत्रालय की ओर से बयान दिए जाएंगे। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की अगली बैठक 2 अप्रैल को संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इस बैठक में कानून के जानकार और कई विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। एक देश एक चुनाव पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति की मंगलवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की। पीपी चौधरी के मुताबिक समिति ने फैसला किया है कि जनता की राय लेने के लिए विज्ञापन और वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। 4 दशक से ज्यादा के अपने करियर में राजीव गौबा ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और झारखंड सरकार में कई अहम पदों पर काम किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत जूली बिशप से दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा, दिल्ली में म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप से मिलकर प्रसन्नता हुई।
उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल ने राज्य विधानसभा में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजकोट, सूरत और वडोदरा जिला मुख्यालयों में 3 न्याय मध्यस्थता न्यायाधिकरण का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली में दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की संचालन समिति की 84वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य देश के कार्यबल के लिए श्रमिक शिक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और समीक्षा को सुनिश्चित करना है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित कर ली है। इसे अक्टूबर तक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उपचार की लागत घटाना और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता कम करना है। इस मशीन का उद्देश्य उपचार की लागत को घटाना और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता कम करना है। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा है कि इस पहल से देश में विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 33वीं बैठक मंगलवार को चीन के बीजिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने सीमा पार सहयोग और आदान प्रदान जल्द से जल्द फिर शुरू करने वाले और सीमा पार नदियों तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाली विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा की। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के 12 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद भी वो सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक एरासिस आचार्य ने कहा कि विधायकों को निलंबित करने का फैसला स्पीकर का है, लेकिन सत्र शुरू होने के बाद से कांग्रेस विधायकों का व्यवहार अनुचित रहा है। कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक तौर पर इंडी ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। महान कवित्री महादेवी वर्मा की आज जन्म जयंती है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ साथ महादेवी वर्मा को छायावाद युग का एक महान स्तंभ माना जाता है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अहम पहल की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सहित देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की। बीजेपी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। देश भर के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी यानी कि मोदी किट दी जाएगी। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। देश को टीबी मुक्त बनाने में मदद के लिए पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए कॉर्निया को एक से दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली एम्स और ICMR ने कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए ड्रोन का सफल परीक्षण किया और इसमें सफलता भी मिली। हरियाणा के सोनीपत से उड़ान भरते हुए ड्रोन ने महज 40 मिनट में झज्जर स्थित NIC परिसर होते हुए दिल्ली एम्स तक कॉर्निया को पहुंचाया, जिसके चलते तय सीमा पर मरीज की आंख का सफल ऑपरेशन हुआ। हिमाचल में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारी दर 5.4% तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने अविरल निर्मल नर्मदा योजना को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में नमामि गंगे की तर्ज पर अब अविरल नर्मदा योजना पर काम किया जाएगा। कैंप फंड के अंतर्गत नर्मदा नदी के दोनों किनारे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सरकार वन भूमि पर वृहद पौधारोपण करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। रायपुर और भिलाई के घर पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है।
इसके अलावा सीबीआई की टीम ने विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा आईपीएस, आरिफ शेख आईपीएस, आनंद छाबड़ा आईपीएस, अभिषेक बल्लभ के यहां पर छापे मारकर कार्यवाही हो रही है। आज बांग्लादेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की और अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत ने इस संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका निभाई और दक्षिण एशिया के इस ऐतिहासिक पल में अपने पड़ोसी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। अभिनेत्री रूही सिंह को इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूही सिंह आगामी वेव्स 2025 कार्यक्रम में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार में आरा रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल स्टेशन पर एक युवक ने 2 लोगों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह साफ किया है कि बैंक विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण श्रेणी के तहत छोटी ऋण राशियों पर अत्यधिक शुल्क नहीं लगा सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने साथ ही कहा कि 50,000 रुपए तक के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों पर कोई सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क नहीं लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यूएसआईबीसी के एक कार्यक्रम में कहा कि नवी मुंबई के उपनगरीय इलाके में अपने परिसर स्थापित करने में 5 विदेशी विश्वविद्यालयों ने दिखाई दिलचस्पी, जिसमें अमेरिका के 3, ब्रिटेन का 1 और 1 ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टाइम्स ड्राइव ऑटो अवार्ड्स 2025 में कहा कि वाहन कबाड़ नीति से कल पुर्जों की कीमतों में 30% की कमी आने की उम्मीद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे में वाहनों की कीमत में भी कमी आ सकती है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्र सरकार ने बाजार की अटकलों पर नकेल कसने के लिए गेहूं के स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की। खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और बाजार में सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने की रणनीति के तहत 1 अप्रैल से सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी अपनी गेहूं स्टॉक की जानकारी। सैमसंग ने टैरिफ से बचने के लिए कल पुर्जों की आयात में की हेराफेरी। भारत सरकार ने मांगे 5,154 करोड़ रुपए। सीमा शुल्क आयुक्त सोनल बजाज ने आदेश में कहा कि सैमसंग ने कानूनों का उल्लंघन किया है और सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दूरसंचार कंपनियां प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे दूरसंचार कंपनियों को अपने राजस्व में सुधार करने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट में साथ ही कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। वहीं प्रतिस्पर्धी तीव्रता भी कम हो गई है। भारतीय एयरलाइन कंपनियां इस साल ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के तहत प्रति सप्ताह कुल 25,610 उड़ानों का परिचालन करेंगी। कर्मचारियों की नई यात्रा नीति के तहत एयर इंडिया के सीईओ, शीर्ष अधिकारी और वरिष्ठ कमांडर भारतीय शहरों में इकोनॉमी क्लास में करेंगी यात्रा। एयर इंडिया की नई नीति अगले महीने से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। शीर्ष प्रबंधन के लिए यह नीति 1 अप्रैल से, जबकि वरिष्ठ कमांडरों के लिए यह 1 जून से प्रभावशाली होगी। कृषि क्षेत्र की कंपनी कॉटेवा एग्रीसाइंस ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 10 करोड़ किसानों की सेवा करने में लगे 5 लाख ग्रामीण उद्यमियों का समर्थन करने के लिए वैश्विक कृषि उद्यमिता अकादमी शुरू की। बाजार के उठापटक के बीच फरवरी में निवेशकों ने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में से 21,657 करोड़ रुपए निकाले, जबकि 28,461 करोड़ रुपए जुटाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इजरायल समर्थक लियो ब्रेंट बोजेल तृतीय को राजदूत नामित किया। रूस के साथ युद्ध रोकने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए अमेरिका और यूक्रेन ने सुरक्षित नौवहन बल प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में व्यावसायिक जहाजों पर हमले रोकने पर सहमति बनाई। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा कि सैन्य उद्देश्यों के लिए भी व्यावसायिक जहाजों का उपयोग नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने साथ ही कहा कि अमेरिका और यूक्रेन इस पर भी सहमत हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध बंदियों के आदान प्रदान, नागरिक बंदियों की रिहाई और यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा है कि यदि हमास शेष बंधकों को रिहा करने से इनकार करता है तो इजरायल गाजा में और अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। उत्तरी गजा में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान करते हुए हमास विरोधी नारे लगाए। बेलारूस के अधिनायकवादी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शपथ ग्रहण समारोह में अपने विरोधियों को विदेशी एजेंट बताया और कहा कि वे जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। लुकाशेंको ने साथ ही कहा कि आधी दुनिया हमारे तानाशाही के मॉडल के सपने देख रही है, जिसमें वास्तविक असली व्यापार और हमारे लोगों के हित प्राथमिकता में है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के खिलाफ सेना के तख्तापलट की खबरों को अफवाह बताते हुए इसके लिए पराजित ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अफवाहें जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के खिलाफ पराजित ताकतों के बड़े हथियार हैं। मोहम्मद यूनुस ने पिछले वर्षों के विपरीत इस वर्ष राजधानी में राष्ट्रीय दिवस पर कोई सैन्य परेड नहीं होगी। जिला स्तर पर परेड हमेशा की तरह होगी। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में लगी जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए होना पड़ा मजबूर। तेजी से फैल रही आग ने उइसोंग में सदियों पुराने गौसा मंदिर को भी किया नष्ट। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिण पूर्व में स्थित सांचियोंग काउंटी में लगी आग ने तेज हवाओं के कारण 14,000 एकड़ से अधिक जंगल को जला दिया। नेपाल सरकार 16 से 18 मई 2025 तक काठमांडू में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित कर रही है। सागरमाथा संवाद फ्लैगशिप डायलॉग द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से नेपाल वैश्विक स्तर पर पहाड़ों के लिए आवाज उठाने की योजना बना रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों टीमें अपना पहला मैच हार कर आ रही हैं, तो दोनों टीमों की कोशिश जीत से वापसी करने पर होगी। पंजाब किंग्स ने आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत जीत के साथ की। उसने मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस को 11 रनों से हराया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 243 रन बनाने के बाद गुजरात टाइटंस को 5 विकेट पर 232 रन पर रोक दिया। मुल्लापुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस साल के महिला वनडे विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 29 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा।
ये पांचवा अवसर होगा जब भारतीय महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो कि 2013 के बाद ये पहली बार होगा। भारत ने पिछली बार महिला टूर्नामेंट की मेजबानी 2016 में T20 विश्व कप के दौरान की थी। विश्व नंबर 2 पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने मियामी ओपन के राउंड ऑफ 16 में यूक्रेन की नंबर 22 सीड एलिना स्वित्सिलिना को 7-6, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जॉर्डन के अम्मान में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पूर्व चैंपियन सुनील कुमार ने मंगलवार को भारत के मेडल टैली की शुरुआत की। उन्होंने ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के सुखरोब अब्दुल्लाखाएव को 10-1 से हराकर शानदार शुरुआत की, लेकिन सेमीफाइनल में ईरान के यासिन अली याजदी से 3-1 से हार गए। विकी कौशल की फिल्म छावा का जलवा 40वें दिन भी बरकरार। फिल्म ने 40वें दिन 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। आर माधवन की फिल्म टेस्ट का ट्रेलर निर्माताओं ने किया जारी। ये फिल्म 4 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। एनिमेटेड वेब सीरीज द लेजेंड्स ऑफ हनुमान का 6वां सीजन इस हनुमान जयंती यानी 11 अप्रैल को OTT पर होगी स्ट्रीम। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने अपने नाम से बब्बर सरनेम हटाकर मां स्मिता पाटिल का नाम जोड़ा। अभिनेता सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद का मुंबई नागपुर हाईवे पर हुआ कार एक्सीडेंट। वहीं सोनू सूद ने पत्नी की हालत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब वे ठीक हैं। समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े विवाद मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल को दर्ज कराया बयान। समय ने बयान में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि वे आगे से सावधानी रखेंगे जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो। अभिनेत्री नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी 2 का टीजर हुआ रिलीज। 11 मार्च को OTT पर होगा फिल्म का प्रीमियर। अजय देवगन की फिल्म रे 2 से रितेश देशमुख का पहला लुक आया सामने। फिल्म इसी साल 1 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अक्षय कुमार की हाउसफुल फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी फिल्म हाउसफुल 5-6 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और तब्बू की फिल्म दे दे प्यार दे का अगला भाग इस साल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में होगा रिलीज। सुभाष कपूर की कोर्ट ड्रामा फिल्म जॉली LLB 3 इस साल 19 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। प्रतीक गांधी और पत्रुलेखा स्टारर फिल्म फूले का ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म फूले 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म मुफासा द लायन किंग आज OTT पर होगी स्ट्रीम। फिल्म के हिंदी संस्करण में शाहरुख खान, आर्यन खान और इब्राहिम खान ने आवाज दी है। और तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 17 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म ओडेला का बेसब्री से इंतजार। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी घुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।